Class 8. This is our science class and today we are with our fifth video. In our previous video, in video number 1 we have studied about the crops and then growing crops. उसके बाद हमने बहुत सारे स्टेप्स पढ़े थे जो कि हमारे प्रैक्टिसेस में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद हमने लेवलिंग पढ़ी, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ा. In our fourth video we have studied about the डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर एंड एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इन सब चीज़ों के बारे में कि खाद के या जो नेचुरल मैन्यूर्स होती हैं, जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं. ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है. सो टुडे आई विल टोल्ड यू अबाउट द फॉलो फील्ड एंड क्रॉप रोटेशन. फॉलो फील्ड स्टूडेंट्स वो होता है कि जब हम दो फसलें, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से इस चीज़ को समझाना चाहूँगी कि सपोज़ कि आपने अक्टूबर या नवंबर में खेतों में चने बोए हैं, ठीक है. अब जो खेत के चने, वो जो चने होते हैं वो आपके फाइनलाइज हो जाते हैं मार्च में. तो अक्टूबर से लेके मार्च तक वो आपकी फील्ड में जो क्रॉप होती है वो होती है चने की. लेकिन मार्च के बाद जब हम फिर से उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद जब दूसरी फसल उगाते हैं, अब मार्च के बाद जो हम बीज बोते हैं वो बोते हैं जून में बोते हैं. या धान अगर हमने लगाई है अपने खेतों में तो उसे हम वही जुलाई या अगस्त में प्लांट करते हैं, ठीक. तो टाइम गैप देखिए आप, मार्च से लेके जून के बीच में, अप्रैल में जून, ये 3 महीने हमारा जो खेत होता है वो क्या होता है, वो खाली पड़ा होता है, फ्री रहता है, वो फ्री लैंड रहती है. उसमें हम कोई और फसल नहीं लगाते हैं. तो वो क्या होता है कि उससे हमारी जो सॉइल होती है वो रिप्लेनिश हो जाती है. रिप्लेनिश मतलब उसमें जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर से वापस आ जाते हैं. देखिए हमारी सॉइल का न्यूट्रिएंट कैसे लॉस्ट होता है, जब हम अपने खेतों में लगातार खेती कर रहे होते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी उसे फ्री टाइम नहीं देते हैं. फ्री टाइम नहीं देते लाइक हमने पहले गेहूँ, जैसे चने की फसल काटी, चने की फसल काटने के बाद तुरंत हमने उसमें कोई फसल फिर से लगा दी, फिर वो कटा, फिर हमने चावल लगा दिया, फिर जैसे ही चावल हटा फिर कोई फसल लगा दी. तो इससे क्या होता है, लगातार उस खेत में खेती करने से हमारी जो मिट्टी होती है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसके कारण हमें खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं ताकि वापस से उसे उसके न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी सॉइल फुल ऑफ न्यूट्रिशन रहेगी तो हमारी जो है फसलें बहुत अच्छी उगेंगी. तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें अपनी सॉइल को थोड़ा सा टाइम गैप फ्री छोड़ना चाहिए, जिससे कि उसके जो लॉस न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिलअप हो जाएं, ठीक है. अब क्रॉप रोटेशन देखिए. इफ द लैंड इज यूज्ड फॉर सोइंग अ लेगुमिनियस क्रॉप. अब लेगुमिनियस क्रॉप क्या होते हैं? लेगुमिनियस क्रॉप वो होते हैं लाइक जो जिन भी क्रॉप्स को हम एज अ पल्स यूज़ करते हैं, लाइक अरहर की दाल, मटर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, ये सारी क्या है, हमारी लेगुमिनस क्रॉप्स हैं, ठीक. तो ये जो होती हैं ये 2 सीज़न के बीच में होती हैं, ठीक है, इन बिटवीन 2 सीज़न. देन द नाइट्रोजन डिफिशियंसी ऑफ द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश. तो जब मिट्टियों में जो नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है, जो नाइट्रोजन की कमी होती है, वो रिप्लेनिश हो सकती है, वो फिलअप हो सकती है. एज leguminous crops do not take as much as, क्योंकि जो हमारी ये फसलें होती हैं वो उतना टाइम नहीं लेती जितना कि चावल या गेहूं लेता है, ओके. सो दीज प्लांट्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया कॉल्ड. देखिए जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब कि हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है, इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल होता है कि अगर हम किसी से ले रहे हैं तो हम उसे उतना देते हैं. तो जैसे कि अब जो क्या बोलते हैं हमारे लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टियों में नाइट्रोजन वगैरह फुलफिल करते रहते हैं. इसमें राइजोबियम पाया जाता है जो कि
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। इन प्लांट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्स करने की पावर होती है। तो ये जो क्या करता है, और जब ये बैक्टीरिया रूट में एंटर करते हैं तो ये जो है मल्टीपल में ग्रो करते हैं। मतलब जैसे ही उन प्लांट्स की जड़ों तक पहुंचते हैं तो ये मल्टीपल, मतलब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरीके से वो ग्रो अप करते हैं। तो जब इस तरीके से वो ग्रो अप होने लगते हैं तो ये नाइट्रोजन जो है सॉइल में रिप्लेनिश करते हैं। तो इसीलिए जो है ये सब प्लांट्स हमारी सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये होता क्या है कि जैसे अगर हमने गेहूं की फसल बोई है तो उसके कुछ, क्योंकि ये हमारे 2 से 3 महीने में तैयार हो जाते हैं, तो इसीलिए वो जो 3 महीने का टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप में हम इनको अगर बो देते हैं तो हमारी जो सॉइल होती है वो रिप्लेनिश हो जाती है। So okay, when these crops are harvested, the bacteria and a large part of nitrogen fixed by them in and released into the soil. और जब ये क्रॉप हार्वेस्ट होती है, जब ये फसलें काटी जाती हैं, तो बहुत सारे बड़ी मात्रा में जो है नाइट्रोजन मिट्टी में फिक्स हो जाता है। तो इसीलिए ये क्रॉप हमारी बहुत हेल्पफुल होती हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप, preferably a leguminous crop in between raising of two similar crops is called rotation of crop और crop rotation। तो देखिए, जब हम किसी 2 क्रॉप, मतलब किसी 2 फसलों को उगाने के बीच में जब इन फसलों को उगाते हैं या हम अपने लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाते हैं तो उन्हें हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। लाइक गेहूं और चावल के बीच में या चावल से गेहूं के बीच में जब हम उड़द, मूंग, चना और मटर, इन सब फसलों की खेती करते हैं तो ये हमारी क्या क्रॉप रोटेशन कहलाती है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना, ठीक है भाई। अगर हमने फसल बोई है तो बिना पानी के तो वो उगेगी नहीं। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम पानी की सप्लाई फसलों में करते हैं, मतलब फसलों में पानी देते हैं कई सारे स्टेजेस में। देखिए, बहुत सारे स्टेजेस में फसलों को पानी दिया जाता है। पहला स्टेज होता है कि जब हम फसल बोते हैं उससे कुछ दिन बाद पानी का छिड़काव करते हैं। उसके बाद जब थोड़े से वो उग जाते हैं तो फिर डाला जाता है। फिर जब वो हल्के से उसमें फूल आने शुरू होते हैं तब। तो मतलब डिफरेंट स्टेजेस में जब जब हम पानी की सप्लाई करते हैं तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स। जो सिंचाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे हमारी फसलों की ग्रोथ होती है। हमारी जो फसल की ग्रोथ है, हमारी क्रॉप ग्रोथ है, वो डिपेंडेंट किस पे होती है? इरिगेशन पे। हाउएवर क्वांटिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप। और पानी की क्वांटिटी मतलब किस मात्रा में हमें खेतों में पानी डालना है, ये हमारी फसल पर डिपेंड करता है कि हमारी फसल किस टाइप की है। क्योंकि कुछ प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है, कुछ को ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि हम कैसे किन पौधों में पानी डाल रहे हैं, तो उसी हिसाब से वाटर की क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पैडी इज ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर एंड नीड्स कंटिन्यूअस इरिगेशन। जो हमारा पैडी होता है वो जो है उसको हमेशा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। ऑन द अदर हैंड, क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम एंड कॉटन वुड बी डैमेज्ड इफ इरिगेटेड एक्सेसिवली। अगर ज़्यादा मात्रा में, मतलब जिस तरह से हमारे गेहूं है, चना है, कॉटन यानी कि रुई है, ये सब अगर ज़्यादा मात्रा में इनमें पानी डाल दिया जाए तो ये सारी फसलें हमारी डैमेज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इनमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स है पानी का वो क्या है? रेनफॉल, बारिश। सिंस द टाइम एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्लक्चुएट्स, अगर रेनफॉल का टाइम और अमाउंट, कभी कभी ऐसा होता है कि जब फसल को बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती है, लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तब बारिश हो जाती है। तो क्या होता है? फसल खराब हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सही समय पर। सुना होगा आप लोगों ने ना कि जब ऐसी बारिश का क्या फ़ायदा जब खेती सूख गई ना।
तो अगर जिस टाइम पे ज़रूरत है बारिश की उस टाइम पे बारिश हुई नहीं तो फसल या तो सूख जाएगी या फसल बर्बाद हो जाएगी। भाई अगर हमने चावल बोए, अगर हमने धान की खेती या चावल की खेती की है और अगर हमें बारिश की ज़रूरत कब है, जुलाई से अगस्त में, जुलाई अगस्त में पानी की ज़रूरत है। अगर जुलाई अगस्त में बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी ना, बहुत कम पैदावार होगी। और वही बारिश अगस्त में ना होके सितंबर में हो जाए तो क्या होगा, जितनी जो बची कुछ फसलें तैयार हुई हैं वो फसल भी खराब हो जाएंगी, क्योंकि जब पानी की ज़रूरत थी तब तो पानी हुई नहीं, पानी बरसा नहीं, तो हमारी फसल तो वैसे भी कम होगी। और जब बारिश की ज़रूरत हुई कि जब बारिश की ज़रूरत नहीं थी, जब फसल काटने का टाइम आया था तब बारिश हो गई, तो जितने भी धान लगे होंगे वो क्या होंगे, झड़ जाएंगे या पेड़ पौधा सड़ जाएगा। तो इस वजह से जो है टाइम, और अगर जिस मात्रा में कभी कभी ऐसा होता है 2 दिन 3 दिन तक लगातार बारिश होती है, तो ये जो 2 दिन 3 दिन की लगातार बारिश है ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी खेतों में स्टोर हो जाता है। जब पानी खेतों में स्टोर हो जाएगा तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या होंगी, सड़ने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी, जिस कारण से लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए जो पानी का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं ना वो द फार्मर्स डिपेंड ऑन द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इसीलिए वो दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। मतलब क्योंकि बारिश का तो भरोसा है नहीं, कब होती है, कितनी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, उस टाइम पीरियड में होती है या नहीं होती है। तो इसीलिए फार्मर्स जो है दूसरा तरीका, अपना कोई दूसरा साधन भी निकालते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम सिंचाई कर सकें। तो अब वो जो सोर्सेज हैं वो रिवर है, वाटर रिजर्वर्स है, लेक है, पॉन्ड्स है, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुआं है, नदी है, तालाब है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज आइदर पम्प्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स और डिस्ट्रीब्यूटेड वाया इरिगेशन कैनल्स। देखिए ये हमारा चेन पंप है, इन किन किन तरीकों से हमें मिलता है पानी। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बहुत मोटी मोटी पाइप्स लगा के मोटर्स के थ्रू पानी निकाला जाता है, खेतों तक पहुंचाया जाता है, ठीक। बहुत और कुओं में ट्यूबवेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स के लिए जो है बड़े बड़े ट्यूबवेल्स बनवाए जाते हैं, फिर छोटी छोटी नालियाँ बनवा दी जाती हैं जिनके थ्रू खेतों तक पानी पहुंचता है। तो बहुत सारे होते हैं तरीके जिनके थ्रू पानी पहुंचता है। सो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आजकल के जो है वो चेन पंप, धीकली, राहत और मोट, ये इन तरीकों से हम, ध्यान से देखिएगा। अर्लियर द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, पहले क्या था, पानी कुओं में ही पाया जाता था। लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड, तो लेक और कैनाल्स जो थी वो बहुत अलग अलग तरीकों से लिफ्ट अप की जाती थी, जैसे कि ह्यूमन कैटल या ह्यूमन लेबर। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, ये मेथड सस्ते तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा काम एफिशिएंट नहीं थे। सो इसलिए कुछ और मेथड्स अपनाए गए, जैसे कि चेन पंप हो गई, ढेकली हो गई, मोट, पुली सिस्टम, इसमें पुली सिस्टम होता है, देखिए इन तरीकों से पानी इरिगेशन किया जाता है। फिर अब देखिए मॉडर्न मेथड्स, ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, अब मॉडर्न, आज आधुनिक जो तरीका है, देख रहे हैं आप लोगों ने, इसको देखा भी होगा, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें क्या है कि बीच बीच में ऐसे ट्यूब डाल दी जाती है और वो जो है पानी को इस तरह से पूरे खेतों में स्प्रिंकल करते हुए पहुंचाता है। देखिए दिस मेथड इज मोर यूजफुल वेयर वाटर स्कार्सिटी इज मोस्ट कॉमन, जहाँ पे पानी का अभाव ज़्यादातर होता रहता है वहाँ पे ये मेथड बहुत यूजफुल है, जैसे कि डेजर्ट एरियाज में। द स्प्रिंकलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मेन पाइप, इसमें एक मेन पाइप होती है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी पाइप्स लगी हुई होती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जब आप नीचे आपको पता है क्या मिलेगा, नीचे एक बड़ी सी पाइप मिलेगी जिसमें ये स्मॉल पाइप्स जुड़ी हुई हैं, ठीक, नीचे एक लंबी सी पाइप जाती है और ऊपर से ये स्मॉल पाइप्स जुड़ी हुई होती हैं। और इसमें एक नोजल होता है, तो जब जो है पानी फ्लो में जाता है मेन पाइप में प्रेशर के थ्रू, तो बाकी सारे जो पंप्स से जुड़े हुए होते हैं या नोजल के थ्रू फिर वो स्प्रिंकल होके पूरे फील्ड में पहुंचता है। तो दिस मेथड कैन बी कंपेयर्ड विद द नेचुरल रेन, तो इस मेथड को हम नेचुरल रेन से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज
आप देख सकते हैं कि ये जब स्प्रिंकल होता है तो किस तरीके से होता है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए इसे नेचुरल रेन से कंपेयर किया गया है। उसके बाद देखिए ड्रिप सिस्टम, जो हमारा ड्रिपिंग सिस्टम कैसा है, ड्रिप इरिगेशन देखिए इस तरीके से होता है, ये देखिए इस तरह से पाइप्स लगी होती है। ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन, इसे हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। व्हेन अ फील्ड इज इरिगेटेड बाय एनी स्मॉल पॉट ऑफ वाटर यूज्ड इज एक्चुअली टेकन अप बाय द प्लांट्स, रेस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन, बट ड्रिप सिस्टम इज वेरी यूजफुल इन सेविंग वाटर। देखिए बहुत सारे सिस्टम में ऐसा होता है कि वाटर जो हमारा है वो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो हमारा ड्रिप सिस्टम है वो बहुत यूजफुल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर सेव करता है। ऑल्दो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, और ये एक्सपेंसिव भी है बाकी सारी टेक्निक्स की अपेक्षा, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इस मेथड में वाटर इज मेड अवेलेबल ओनली टू अ स्मॉल एरिया ऑफ द सॉइल अराउंड द रूट्स। लेकिन इसमें क्या है कि पानी जो है एक मिट्टी के रूट्स में, मिट्टी के चारों तरफ ही रहता है एक स्मॉल एरिया में। जैसे कि यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे आपकी प्लांट की रूट है तो इसी जगह पे पानी रहेगा, बाकी हर जगह पानी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सो रूट्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक ट्यूब, क्योंकि इसमें प्लास्टिक की जो ट्यूब्स होती हैं वो मिट्टी के अंदर खुदाई करके डाल दी जाती हैं। तो सिंस वाटर ड्रिप स्लोली इनटू द सॉइल, इस वजह से जब पाइप्स अंदर की तरफ डली होती हैं तो पानी सीधे जड़ों में जाता है और इधर उधर नहीं फैलता, और जो है जो हमारा जो इवापोरेटेड, मतलब जो पानी का लॉस होता था हमारा इवापोरेशन के कारण, वो भी नहीं होता, वो भी रिड्यूस होता है। ओके, सो अब नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हम कैसे वीड से उसका प्रोटेक्शन करते हैं। द अनवांटेड प्लांट विच ग्रो along with the cultivated crops in the field are called weeds. वीड हमारी वो छोटी छोटी घासें होती हैं जो मिट्टी, जो हमारे फसलों के साथ साथ मिट्टी में उगाती हैं। आप देखते होंगे कि अगर आपने कोई चीज़ बोई है, सपोज अगर आपने चना बोया है या गेहूं ही बोया है, तो उसमें कभी कभी खेतों में जाके देखिए तो छोटी छोटी घासें उगाती हैं वहाँ अगल बगल, जो कि हमारी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें होती नहीं है, ना हम उसे बोए हुए होते हैं, लेकिन वो अपने आप उगाती हैं, उन्हें ही हम वीड कहते हैं। ओके, सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ वीड। वीड्स की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। टाइप ऑफ वीड डिपेंड अपॉन सीजन एंड प्लेस, तो ये भी सीजन और प्लेस पे डिपेंड करता है। द मोस्ट कॉमन वीड्स जैसे चौलाई हो गई, बथुआ हो गया, ठीक, इनको हम एक तरह से घास फूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। जैसे हमारा घास है, इसे हम बोते तो नहीं है लेकिन उगाता है, बिल्कुल उसी तरह बथुआ है, चौराई है, इन्हें हम बोते नहीं है लेकिन ये साथ ही साथ पेड़ों के साथ उग जाता है। तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ओके, इन्हें हम बोते नहीं है, ना ही जो है कहीं से जो इनको ये चाहते हैं कि इसकी खेती हो जाए, लेकिन ये अपने आप ही प्लांट्स के साथ उग जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, फिर घास की तरह उखाड़ के फेंक देते हैं। हालांकि ये सब हमारी यूजफुल, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत यूजफुल होता है। जस्ट बिकॉज इट इज अनवांटेड प्लांट, इसीलिए इसे घास फूस का भी नाम दे दिया जाता है। और ये जो वीड है ये बहुत ज़्यादा तेजी से उगता है, मतलब जितनी तेजी से क्रॉप हमारी नहीं उगती है उससे कहीं ज़्यादा तेजी से ये वीड जो है ग्रो अप करता है और बहुत तेजी से हमारी फील्ड में फैलता है। सो देयरफॉर कम्पीट विद मेन क्रॉप फॉर सनशाइन, वाटर एंड स्पेस इन द फील्ड। और ये क्या करता है, सनशाइन एब्जॉर्ब करता है, वाटर स्पेस फील्ड में एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसे क्या करते हैं, हम उखाड़ के फेंकते रहते हैं ताकि हमारी जो है क्रॉप अच्छे से ग्रो अप कर सके। हेंस दे नीड टू बी रिमूव्ड, इसलिए इन्हें हटाए जाने की ज़रूरत होती है ताकि न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उसका ये यूज़ करते हैं, और हमारी जो क्रॉप्स के लिए फिर वो चीज़ अनअवेलेबल हो जाती है। जब वो चीज़ हमारी क्रॉप्स को नहीं मिलेगी तो फसलें हेल्दी नहीं होंगी। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। इसीलिए वीडिंग क्या होती है, तो इन क्रॉप्स को, यानी कि जो अनवांटेड क्रॉप्स हमारे फील्ड में होती हैं, जब उन्हें हम रिमूव करते हैं उन क्रॉप्स को, तो वही हमारा वीडिंग कहलाता है। यानी कि वीड को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड वीडिंग। ओके, सो द स्टूडेंट, टुडे we are ending with this topic. In our next topic we will study about the harvesting, protection from pest, winnowing, storage, and after this we will do an exercise. So till then, bye bye, have a